हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एम कॉम के अंदर एंटर हो चुके हैं या फिर एमबीए कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी कोई भी है और प्रोग्राम कोई भी है। अगर आपका ये इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन है या फिर इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर काम करेगा। और अगर सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट है तो भी आप ये कर सकते हैं। सो ये गेस्ट पेपर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर मैंने पूरी बुक को कवर कर रखा है। टोटल जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं, तो आपको सारे नहीं करने हैं। जितना मैं पढ़ाऊंगी उतना ही करना है। पास होने वाले के लिए भी बताऊंगी इसी के अंदर, वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए भी अलग से चीज़ें हैं। जो जो टॉपिक जो है सेम होंगे, सिमिलर होंगे, वो मैं स्किप कर दूंगी। ठीक है। सो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो कौन सा आता है वो हम एक बारी ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है हम लोगों का वो रहेगा हमारा क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा कमेंट ऑन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि कमेंट आपके पेपर में किस तरीके से आ सकता है। तो देखो, इस सब्जेक्ट का कोड जो इग्नू के बच्चे हैं उनका जो कोड है एमकॉम वालों का वो है IBO01। इसका कोड है जो कि है हमारा कौन सा है, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। IBO01 इसका कोड रहेगा। इससे पहले जो आपका 6 जून को पेपर होने जा रहा है, मैं उसकी वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ जिसका कोड MCO24 है। वो 6 जून को होने जा रहा है। मैं एक जो आपकी मेन डेट शीट है, लाइन वाइज जो सीक्वेंस वाइज, वो लिख के टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। सो आप एक बार वो भी देख लेना। ठीक है। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिन बच्चों ने भी नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। अभी हमारा एक नया ही चैनल हमने बनाया है क्योंकि पुराना वाला हमारा वर्किंग नहीं है अभी, टेलीग्राम। सो 6 तारीख का जो पेपर है उसका मैं वीडियो दे चुकी हूँ, और आज मैं ये 8 जून 2026 को जो पेपर होने जा रहा है IBO01 में आज कंप्लीट करा दूंगी। देन मैं 9 तारीख को जो पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसका कोड है IBO02, वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। ऐसे ही बाकी के जो पेपर है, जिनका पेपर पहले है उनकी वीडियोस मैं पहले बना रही हूँ। मार्केटिंग की इसलिए पहले बनाई है क्योंकि MBA वालों का भी इसका पेपर था, सो दैट मैंने ये कंप्लीट करा दिया। सो आज हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसका PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। नंबर जो रहेगा वो आपके सामने है। नंबर ये रहा 8178359562 पर। रीजनेबल से प्राइजेस पे आपको ये मिल जाएगा। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपके पेपर में कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो आपको टॉपिक पकड़ना है। इसीलिए मैं टॉपिक लेकर आती हूँ, और मेरे को टॉपिक पे ज़्यादा बिलीव रहता है क्योंकि जो आपका एग्जाम को सेट करता है वो कैसे भी क्वेश्चन पुट अप कर लेता है, कैसे भी क्वेश्चन रोटेट करके पूछ लेता है, उसमें हम कुछ नहीं बता सकते। बट हाँ, किस टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप होगा ये हम जरूर बता सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फॉरेन ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। कि जो फॉरेन ट्रेड है वो एक तरीके से क्या है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। तो इसको एक्सप्लेन करना है, या फिर आपको कोई शॉर्ट नोट आता है फॉरेन ट्रेड पे तो भी आप कैसे लिखेंगे। तो सबके आंसर इसी प्रकार से रहेंगे। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन कंट्रीज थ्रू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, and it is called an engine of growth because it's promote economic development and national income increases। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब ही क्या है? व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब सामान जाता है या फिर आता है तो उसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट मतलब आना, एक्सपोर्ट मतलब जाना। इनसे आप इसको याद रखेंगे कि आ रहा है, एक्सपोर्ट यानी जा रहा है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने एक ट्रिक बताई है। सो फॉरेन ट्रेड का मतलब यही है कि गुड्स या फिर सर्विस का एक्सचेंजमेंट हो रहा है किसी भी दो कंट्री के बीच में या किसी भी कंट्री के बीच में, तो वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा अ, एक तरीके से फॉरेन ट्रेड है। इसको हम इंजन ऑफ ग्रोथ क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो प्रमोट होती है और नेशनल इनकम भी बढ़ जाती है। तो अगर हम इसी स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो फॉरेन ट्रेड जो है मार्केट को एक्सपैंड करती है बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। कि अगर मान लो कि कोई जो है अपनी एरिया में, मान लो कोई लक्ष्मी नगर में रहता है, वहां अपनी डीलिंग कर रहा है, लेकिन अभी वो
किसी दूसरी कंट्री में अपना सामान बेच रहा है, तो दैट मीन्स कि उसने एक नेशनल बाउंड्री जो है उसके बियॉन्ड गया और उसने फॉरेन ट्रेड को एक्सपैंड करा। तो इससे फॉरेन ट्रेड ऑटोमेटिक एक्सपैंड होती है। कंट्रीज, इट हेल्प कंट्री स्पेशलाइज अकॉर्डिंग टू कंपेरेटिव एडवांटेज, एक तरीके का अच्छा एडवांटेज मिलता है कंपैरिजन के बेसिस पे। एक्सपोर्ट जो होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। की क्या होता है, एक्सपोर्ट करने से अगर हम अपनी कंट्री से कोई सामान किसी को बाहर भेज रहे हैं, तो दैट मीन्स इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग जो होगी, जो वहां की करेंसी है वो हमें मिल जाएगी। सो वहां की भी अर्निंग हमारे यहाँ कंसीडर हो जाएगी कि एक व्यक्ति अगर कोई अपने एरिया में काम कर रहा है और वही वो ग्लोबली काम कर रहा है, इंटरनेशनल काम कर रहा है, सो दैट मीन्स कि उसने जो है इंजन ऑफ ग्रोथ पे काम कर लिया। सो इम्पोर्ट प्रोवाइड करता है एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी एंड रॉ मटेरियल, की जो हमारा इम्पोर्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है टू एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी एंड रॉ मटेरियल। कि बेसिकली क्या होता है, कच्चा माल जो हो गया हमारा, इम्पोर्ट भी हमें करना पड़ता है, ठीक है। एंड इस प्रकार से, तो इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप यही लाइंस लिखो, बना के भी लिख सकते हो, बट ये मेजर इजी लैंग्वेज वाली हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लिख सकते हैं। तो इम्पोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है। इट इनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे जो होता है, जो हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इनकरेज होती है। इंडस्ट्रीज होंगी, काम करेंगी, तभी तो एक्सपोर्ट करेंगी, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऑटोमेटिक हो जाती है। फॉरेन ट्रेड के मेरिट्स की बात करूँ तो सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब हमें हमें कोई काम करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ढूंढेंगे, उनको काम मिलेगा, वो लोग भी जो है कमाना स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ लिविंग स्टैंडर्ड भी इससे बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी प्रमोट होता है, क्योंकि पैसा आएगा तो हम नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेंगे कि किस प्रकार से जो है होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होता है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, लेकिन फॉरेन ट्रेड की वहीं कई बुराइयां भी हैं, जैसे कि एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन फॉरेन मार्केट में क्रिएट इंस्टेबिलिटी। कि जैसे कि आपने अभी पेट्रोल का देख ही लिया होगा, ठीक है। या फिर जब भी हम फॉरेन ट्रेड में क्या होता है कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तब तक तो ठीक है कि हम अपनी कंट्री से माल बेच रहे हैं, लेकिन अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, तो हमें निर्भर हो जाना पड़ता है, ठीक है। इससे इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। जैसे पेट्रोल का आपने देखा, पेट्रोल के प्राइसेस अभी बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, एंड सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, तो ठीक है, तो गैस का अगर हम दूसरे पे कंट्री पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, तो दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ट्रेड डेफिसिट में क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और जो ट्रेड के डेफिसिट्स होते हैं, जो कमी आ जाती है, उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलते हैं, मे इफेक्ट द कंट्री, और आपने देखा ही होगा कि क्राइसिस की सिचुएशन अभी बोली जा रही है, और सिलेंडर जब नहीं मिले थे तो 25-25 दिन में सिलेंडर आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चीजें हैं, तो ये सब है, ठीक है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो मिनरल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, यानी कि जो इंडिया इंपोर्ट है, प्राइमरी ड्रिवन द मैसिव एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है इंडिया को, तो क्या क्या इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो गैसेस वगैरह है, सिलेंडर वगैरह हमें चाहिए होते थे, ठीक है, उसमें कमी देखने को मिल गई। इन शॉर्ट उनके लिए जो कि डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक बार हम देखेंगे। सो कहाँ गया, एक मिनट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, ऑलवेज बैलेंस बिकॉज क्रेडिट इक्वल डेबिट, जो हमारा क्रेडिट होता है वो बराबर होता है डेबिट के। तो यानी कि हमें ये समझ आता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसकी डेफिनेशन आपने क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, कि भाई ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। किस चीज का रिकॉर्ड है, सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो हमारे इकोनॉमी में हो रही है, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। कि बीओपी क्या है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, जो कि कंट्रीज के बीच में हुई है एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग टर्म्स में इसका बैलेंस ऑलवेज दिखता है। एवरी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है टू साइड, और इसकी जो भी साइड्स होती हैं वो क्रेडिट और डेबिट दोनों होती हैं।
हमने ना क्लास 11th के अंदर इसको काफ़ी गहराई में पढ़ रखा है, और जिनको ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला इकोनॉमिक्स में मैंने कराया था, तो आप वहाँ भी जाके समझ सकते हैं। करंट अकाउंट जो होता है, डेफिसिट आर एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एंड एक्सपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर क्रेडिट वाइल इम्पोर्ट एंड पेमेंट्स अब्रॉड द डेबिट। देखो एक ना चीज़ बताई गई है, आपको ऐसा लगेगा कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं अकाउंटिंग टर्म्स में चीज़ें ली जाती है, इसलिए डेबिट क्रेडिट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई ये हम अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जो हमारा एक्सपोर्ट होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, कि हमने कहीं इन्वेस्ट किया, या फिर हम कोई अपना माल जो है या फिर कोई सर्विस है जो हम दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्रेडिट होंगी। अगर हम कोई इम्पोर्ट कर रहे हैं या हमने कोई अब्रॉड में पेमेंट करी है, तो वो सारी डेबिट होगी। पैसा गया, ठीक है, क्योंकि पैसा दोनों केस में ही जा रहा है। आपने पेमेंट करी अब्रॉड में, इंपोर्ट किया, क्योंकि तो वो डेबिट होगा। पैसा आ रहा है, एक्सपोर्ट किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, दैट मीन्स वो क्रेडिट होगी। तो ये छोटा सा लॉजिक याद रखना है। टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट रिमेन इक्वल, ये दोनों ही इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग के टर्म्स में अगर बोलें तो मेरिट्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला तो देखो यही है कि हेल्प अंडरस्टैंड द कंट्री इकोनॉमिक पोजीशन। एक तरीके से जो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन है, कंट्री की जो इकोनॉमिक पोजीशन है, वो भी समझ जाने में हमें ये मदद करता है, क्योंकि हमने कैटेगरी में बांट दिया। हमें पता है कि क्या चीज़ डेबिट करनी है, क्या क्रेडिट है, वो हमने एक रूल ऊपर समझ लिया है। तो उससे हमें अंडरस्टैंड ईजिली हो जाता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन एक्चुअल में क्या रह रही है, कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं कि इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है कि असेस गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन। एक तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी इससे फॉर्मुलेशन होता है कि क्या क्या पॉलिसीज अब होनी चाहिए, आगे पॉलिसी किस पे बननी चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो भी इससे रिकॉर्ड होता है कि हमने इंटरनेशनली कितना ट्रेड किया, कितना व्यापार किया, कितना एक्सपोर्ट, कितना इम्पोर्ट, कैपिटल के फ्लोज कितने हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना मैनेज हो रखा है। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ आती है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। डीमेरिट पूछे, प्रॉब्लम पूछे, डिसएडवांटेजेस पूछे, आंसर यही रहेगा। यानी कि इसमें क्या होता है, डेफिसिट में वीकन द इकोनॉमी। जो हमारा डेफिसिट होती है, जब कमी आ जाती है, तो हमारी जो इकोनॉमी होती है वो वीकन दिखाई देती है, ठीक है, वीक दिखाई देती है। एंड फॉरेन डेट बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉरेन का जो कर्जा होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन करने लगती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर में राइज, और एक तरीके से जो महंगाई का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, जो हम अपने देश के अंदर देखते ही रहते हैं। इन शॉर्ट आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपका, एक तरीके से आपसे पूछा गया, बाय कीपिंग हर डोर वाइड ओपन टू एमएनसी इंडिया विल बी एबल टू प्रोसीड अलोंग द डिजायर पाथ ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली यहाँ पर ना एमएनसी के ऊपर बात करी गई है कि जो एमएनसीज है ना, वो किस तरीके से काम कर रही है। और आजकल आपने किसी से सुना होगा कि कुछ यहाँ पे एमएनसीज हैं जो कि इंडिया के अंदर हैं, और काफ़ी सारे लोग उसके अंदर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और एक अच्छा खासा पैकेज ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ एमएनसीज के कुछ लिस्ट के नाम भी हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई भी फैमिली में कोई अगर एमएनसी में काम करता है, तो प्लीज़ मुझे जो कंपनी का नेम है वो ज़रूर कमेंट में मेंशन करना, सो दैट मुझे पता लगेगा कि आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, सो मुझे पता लगता रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो बात आती है कि अम, एक मिनट। सो एमएनसी के ऊपर बात करें तो एमएनसी का जो फुल फॉर्म है वो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और कॉमर्स वाले बच्चों को तो कहीं ना कहीं पता ही होंगी इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूं तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इसे हम बोलते हैं, आर द कंपनीज ऑपरेटिंग इन मैनी कंट्रीज। इंडिया ओपन इट्स इकोनॉमी टू एमएनसी आफ्टर लिबरलाइजेशन 1991। 1991 के अगर हम बात करें तो एमएनसी कहीं ना कहीं ओपन हो चुकी थी हमारे भारत देश में। एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो एमएनसी जो है एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल स्किल पे काम करती है। दे इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक तरीके से जो इंडस्ट्री की जो कैटेगरी है उसका प्रोडक्शन इसने बढ़ा दिया एमएनसी ने, और लोगों को अपॉर्चुनिटी दी काम करने की, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली एमएनसी के आने की वजह से। एमएनसी ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इम्प्रूव कराया, और कम्पिटिवनेस जो है वो एक्सपोर्ट कम्पिटिवनेस भी देखने को मिली, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर किसी की चाह होती है कि अगर एक सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो एक अच्छी प्राइवेट नौकरी मिल जाए, यानी एमएनसी में मिल जाए,
क्योंकि भाई वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी खासी हैं, आपको पे स्केल अच्छा मिलता है, अदर आपको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, साथ में आपको सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी में नहीं मिलते। दे सपोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, और ये हमारे इकोनॉमी के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन है ना उसको एमएनसी सपोर्ट करता है। वहाँ पे आपको लंच भी मिलता है, ठीक है, एंड पार्टीज भी चलती रहती हैं और आपका काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। अनकंट्रोल एंट्री में हार्म डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, बट यहाँ पे एंट्री लेना उतना भी आसान नहीं होता। जैसे कि कई मैंने तभी आपको बोला कि जिन किसी के जॉब कर रहे हैं तो बताना, जैसे आईबीएम है, ठीक है, सो आईबीएम है, सेंचर है, और आपका ये गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, ठीक है, ये सारी जो कंपनीज हैं वो टेक्नोलॉजी और आईटी सर्विसेज बेस्ड है, ठीक है। एंड एमएनसी के अगर यहाँ पे कुछ फ़ायदे की बात करूँ तो इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हुई है, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो है काम करने का तरीका काफ़ी मॉडर्न है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होती है। साथ ही साथ इसकी बुराई तो ये है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफ़र कर रही हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि हर किसी की 4 अच्छी जगह नौकरी करने की होती है, अगर उसे वहाँ मिल रही है तो डोमेस्टिक में वो क्यों ही जाएगा। प्रॉफिट में भी ट्रांसफ़र अब्रॉड, जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अब्रॉड को ट्रांसफ़र होते हैं। इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन फॉरेन फर्म में इंक्रीज़, जो हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस है फॉरेन फर्म्स को लेके वो बढ़ चुकी है। कल्चर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हम देखने को हमें मिलता है, तो इस प्रकार से है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर। एक बार देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो भाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट द ओनली मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। रियल डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी एक्चुअल डेवलपमेंट होती है कि हम अगर किसी भी इकोनॉमी में देखते हैं कि वो डेवलपमेंट कर रही है या नहीं, तो हमें कैसे पता चलता है? हम उसके एम्प्लॉयमेंट से, प्रोडक्शन से, वेलफेयर से पता लगा लेते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल रियल डेवलपमेंट होती है वो हमारे एम्प्लॉयमेंट पे होती है कि जो हमारे इकोनॉमी के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, बेरोजगार तो नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए कहीं ना कहीं काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी सफ़र कर रहे हैं। हाई रिजर्व अलोन डू नॉट अ गारंटी अ हेल्दी इकोनॉमी, जो हाई रिजर्व्स होते हैं अलोन, खाली हाई रिजर्व ही जो गारंटी ऑफ हेल्दी इकोनॉमी को दर्शाते नहीं हैं, ठीक है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं वो एक तरीके से एसेट है। क्या है? एसेट्स है जो कि हेल्ड बाय अ कंट्री सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसी, गोल्ड की फॉर्म में, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। एक तरीके से हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है वो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फाइनेंशियल कैपेसिटी को, कि किसी के अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं एक्चुअल में तो वो एक तरीके से एक्सटर्नल फाइनेंशियल कैपेसिटी को भी दर्शाएंगे। साथ ही साथ कंट्री में स्टिल फेस अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने वही वाले पॉइंट्स आपको पहले ही बता दिए कि भाई ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा हाई रिजर्व से, ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जनसंख्या इतनी है, उन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कि किसी की मेंटालिटी है कि अगर उसको बेटा चाहिए तो वो 4 बेटियों की लाइन लगा रहा है ऑलरेडी, ये एक एक्चुअल रियलिटी वाला एग्जांपल है। कई लोगों की मेंटालिटी अभी भी वहीं की वहीं है। मैं कई बार रील्स देख रही होती हूँ और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मेंटालिटी लड़के को लेके है, फिर भी वो बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी सफर करते हैं, महंगाई बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से गरीबी आ रही है और उनको लगता है कि बेटा बेटा बेटा, पर कुछ नहीं होता, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है, वर्ल्ड ट्रेडिंग नेशन हैव बिकम इंक्रीजली इंटरडिपेंडेंट। तो यानी कि यहाँ पर हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात करूँ, मैं जो हमारा जो डिपेंडेंस की बात करूँ तो किस प्रकार से जो हमारे इकोनॉमी है वो, उसका इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कंट्री डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज। कि ऐसा नहीं है कि हम दूसरी कंट्री पे सिर्फ और सिर्फ एक गुड्स के लिए, सामान के लिए ही निर्भर है। हम किसी सर्विस के लिए, टेक्नोलॉजी को लेके, किसी इन्वेस्टमेंट को लेके, रिसोर्स को लेके, हर एक चीज में जब डिपेंडेंस आ जाती है तो उसे हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट ये है कि नो कंट्री टुडे इज कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो एक्चुअल में सेल्फ सफिशिएंट होती हो। कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट, कुछ ना कुछ इम्पोर्ट, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड सब कुछ लगा ही रहता है। कंट्री इंपोर्ट करती है कच्चा माल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, वाइल एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विस। पर जो ग्लोबलाइजेशन आया, जो हमारे 3 पिलर्स आए थे, अगर आपने इंडियन इको अच्छे से पढ़ रखी है ना, तो समझ लेना ये बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ी है प्लीज वो भी देख लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं रेफर कर देती हूँ कि
और ज़्यादा डेप्थ में जाना है, वैसे तो मैं समझा ही रही हूँ, बट और ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो आप समझ सकते हो। ग्लोबलाइजेशन, जो हमारे एलपीजी, जो हमारी जब इकोनॉमी बिल्कुल नीचे गिर गई थी, तो एलपीजी के पिलर्स आए थे जिसकी वजह से इकोनॉमी खड़ी हो गई थी। तो उसी में से एक पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन का। एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन हैव इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन, की एक तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन आया कि ग्लोबली काम करो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करो, जिसकी वजह से जो है इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन जो है वो स्ट्रांग हो गए थे, वो बढ़ गए थे। कहाँ हम पहले अपने एरिया में अपना सामान बेचा कर, पहले सिर्फ अपने लिए खाया करते थे, उसका उतना प्रोडक्शन करते, फिर हमने आसपास के एरियाज में करा, फिर सोचा कि चलो फॉरेन ट्रेड करते हैं। तो इससे क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन बढ़ गए। इसीलिए आज हम ये किताब भी पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की, जो हमारा इंटरनेशनल जो है वो बिजनेस जो हो रहा है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, उसका वातावरण किस प्रकार से है। इकोनॉमिक इवेंट इन वन कंट्री ऑफ्टन इफेक्ट द अदर कंट्रीज, की जो इकोनॉमिक के इवेंट्स होते हैं एक किसी कंट्री के, वो अदर कंट्रीज पे भी इफेक्ट डालते हैं। सो इस प्रकार से है। हम्म हम्म सो एक तरीके से मॉडर्न नेशन आर हाईली इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रेड एंड फाइनेंस, की वही है, जो मॉडर्न नेशन होता है वो हाईली इंटरकनेक्टेड है ट्रेड की मदद से या फिर फाइनेंस की मदद से। इट हैज बिकम अ की फीचर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज कॉर्पोरेशन एंड ग्लोबल ग्रोथ। एक तरीके से जो हमारा इंटरडिपेंडेंस हुआ है उसी की वजह से कॉर्पोरेशन एंड ग्लोबल ग्रोथ में इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट आता है, जो क्वेश्चन आता है वो है न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। तो देखो भाई, सिंपल सी बात आपको ये समझने वाली है, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो न्यू प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट होती है, नया प्रोडक्ट जब डेवलप करता है तो उसको पहले हमें क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट जो होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है मार्केट में, और प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिजाइन, प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट अगर 20 साल पहले भी वैसा था तो आज भी वैसा ही है। तो जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि वो अपने नाम से चलते हैं। बट जो नहीं चल रहे हैं, जिनकी सेल्स में गिरावट देखने को मिली है, उन्होंने उसको चेंज करा, उसको उसके पैकेजिंग में, उसके कलर में, उसमें कुछ फ्री या कुछ ऑफर, कुछ ना कुछ निकाला। सो एक तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो बिजनेस को अंडरस्टैंड कराने में मदद करती है कि कस्टमर की नीड के हिसाब से अपने आप को बदल लो। अगर बदल लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, वरना वहीं के वहीं रह जाओगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है वो इनोवेशन एंड प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। और आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी एआई जो है, उससे हम काफ़ी कुछ सीख रहे हैं कि कुछ भी पूछना है तो वो हमें उत्तर दे देता है। कोई पोस्टर बनाना है, कोई एडवर्टीजमेंट करनी है, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ मेरिट्स की, तो सबसे पहला वही पॉइंट्स है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी का होना, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए पहले से ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, एंड कस्टमर की डिमांड के हिसाब से उसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। बुराई क्या है कि हाई कॉस्ट लगती है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, कि पहले अगर 2 लेबर काम कर रहे थे या 4 लेबर काम कर रहे थे तो सस्ते में निपट रहा था। लेकिन अगर आज मशीन से काम कराना है तो पैसा खर्चा होएगा। स्किल्ड वर्कर एंड ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी। रैपिड चेंजेस बहुत देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कस्टमर की जो ज़रूरतें हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती ही जा रही हैं, ठीक है? और स्मॉल फर्म में फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, और जो छोटी-छोटी फर्म्स हैं उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टी भी देखने को मिलती है। सो नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, जो कि है हमारा एफडीआई का, ठीक है? तो एफडीआई क्या है? तो एफडीआई एक तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि रेफर्स करता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन कंपनी, जो कि किसके द्वारा होती है? फॉरेन कंपनी के द्वारा या फिर किसी इंडिविजुअल के द्वारा, बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अनदर कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक तरीके से है, इंडिया की अगर बात करूँ, एफडीआई की बात करूँ, तो उसने फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ किया है कि हमारे कंट्री में आइए, कंपनियां, आप कंपनीज लगा सकते हो, बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, शेयर को परचेज कर सकते हो, एंड बिजनेस ऑपरेशन को एक्सपांड कर सकते हो डिफरेंट सेक्टर्स में। तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बाय फॉरेन एंटिटीज के द्वारा, ठीक है? तो इसके लिए कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज तीनों की ही ज़रूरत होती है क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं होता है। तो एफडीआई के यहाँ पे जो है प्रोसेस की बात करूँ, तो सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्टर की, हमें पहले, फिर यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट की डिटेल यहाँ फिल करी जाएंगी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए वो लगाने हैं, गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए,
फिर इन्वेस्टमेंट इन एस्टैब्लिशमेंट होती है, यानी कि फंड आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस ऑपरेशन स्टार्टेड इन इंडिया, कि फंड इन्वेस्ट किया गया है लेकिन बिजनेस ऑपरेट इंडिया से होगा, और उसके बाद मॉनिटरिंग होंगी, यानी कंपनी फॉलो आरबीआई के रूल्स को फॉलो करेगी, तो वो समझ लो कंप्लीट एफडीआई मानी जाएगी। ठीक है। फायदे आपको पता ही है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब कुछ नया स्टार्ट होगा तो लोगों को काम मिलेगा, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से बेहतर होगा, एक्सपोर्ट भी प्रमोट होगा। लेकिन बुराई क्या है, छोटे छोटे बिजनेस सफर करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब हो जाएगी एफडीआई के तौर पे, तो स्मॉल बिजनेस को दिक्कतें आएंगी, प्रॉफिट भी ट्रांसफर होगा फॉरेन कंट्री को, ये भी एक बुराई है। एक्सेसिव डिपेंडेंस हो जाएगी हमारी फॉरेन इन्वेस्टर को लेके, कि हमें लगेगा कि और आए और इन्वेस्टमेंट हो, इस प्रकार से। ठीक है, बाकी आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इसका एक बार हम डिफरेंस देखते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, नाम से ही क्लियर है, इन्वेस्टमेंट विद कंट्रोल ओवर बिजनेस ऑपरेशन, और पोर्टफोलियो में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी विदाउट कंट्रोल, यानी कि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है वो विद कंट्रोल है, कंट्रोल ओवर बिजनेस ऑपरेशन है, जबकि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी विदाउट कंट्रोल है। अब यहाँ पे ना हम एक बारी ना ये समझते हैं कि इसके और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो पर्पस की बात करूँ तो ये एक तरीके से बिजनेस को एक्सपैंड करने, यानी छोटे से बड़े लेवल पे या फिर और एक्सपैंड करने में मदद करता है। ठीक है, जबकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी है, और ये क्या होता है, अर्निंग फाइनेंशियल रिटर्न, इससे क्या होता है, फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड जो जितने भी रिटर्न्स आते हैं वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता है। दोनों में ही पैसा आता है, बट इसमें लंबे समय के लिए आता है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और ये सिर्फ अर्निंग फाइनेंशियल रिटर्न के लिए। ओनरशिप की बात करूँ तो इसमें आता है, ओनरशिप प्रोवाइड करता है, और इसमें कोई ओनरशिप का कोई कंट्रोल नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये शॉर्ट और मीडियम होती है। कंपैरेटिवली स्टेबल है, ये मोर इफेक्टेड बाय मार्केट फ्लक्चुएशन, की मार्केट जैसे जैसे फ्लक्चुएट करेगा उससे ये इफेक्ट होगा। इन्वेस्टमेंट, ये आप एक एग्जांपल समझो इसको, कि एक तरीके से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो किस किस में होती है, जैसे फैक्ट्री में, कंपनी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जब आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, तो यानी हम शेयर में जब पैसा लगाते हैं, बॉन्ड, सिक्योरिटी, इस सब में होती है, तो इससे हमारे डीमेरिट आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एफडीआई वाला तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, सिमिलर टाइप का ही है ये भी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रीसेंट ट्रेंड एंड करंट इश्यूज इन द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कि एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच टेक्निकल नॉलेज, स्किल, मेथड, पेटेंट, मशीनरी, इनोवेशन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन और टू अनदर, यानी कि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है वो एक तरीके से ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई टेक्निकल नॉलेज, स्किल, मेथड या पेटेंट, मशीनरी, इन सब में से कोई भी चीज को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री टू अनदर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम दूसरी कंट्री को इस तरीके से जो है ट्रांसफर करते हैं। इट हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज गेन, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज का गेन होता है उसमें मदद मिलती है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू एफडीआई की मदद से ये टेक प्लेस होता है। जॉइंट वेंचर हो गया, जैसे जॉइंट वेंचर हो गया, कोलैबोरेशंस हो गई, ये सब होता है, कोलैब कर लिया। इससे ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन में सपोर्ट मिलता है, कि कोई एक जो कंट्री है या इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे कंट्री को, अनदर कंट्री को मेथड सिखा रही है, पेटेंट राइट दे रही है, ये सब। इसके फीचर्स क्या हैं, तो सबसे पहला फीचर जो आता है वो यही है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, ये इंटरनेशनल प्रोसेस होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनोवेशन भी सपोर्ट होता है। क्योंकि अगर हमें कहीं से कुछ नॉलेज मिलेगी तो यानी कि एक्सचेंज हुई, नॉलेज पता लगी, इंटरनेशनल हम प्रोसेस कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये सारे पॉइंट्स हैं। रीसेंट ट्रेंड इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, की आजकल जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में है, जैसे एआई का ग्रोथ आप देख रहे हो, कि कहाँ पहले कैनवा पे काम होता था, कहाँ उस पे थंबनेल पोस्टर बनाते थे और टाइम लगता था, लेकिन आजकल तो बस आप जो है माइक उसमें ऑन करके कमांड दे देते हो तो वो बना देता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सारे एग्जांपल आपको अपने एग्जाम में लिख कर आने हैं, जो कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग है। और स्टैटिस्टिक अलायंस के यहाँ पे बढ़ गया है, जैसे कि कंपनीज कोलैबोरेट कर रही है जॉइंट वेंचर के द्वारा, पार्टनरशिप फॉर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ गया है, कंट्री जो है वो फोकस करती है रिन्यूएबल एनर्जी पे, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ताकि वेस्टेज कम हो, पॉल्यूशन कम हो, तभी हम
किताबों के अंदर जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में, ग्रीन इन्वायरमेंट के बारे में, EHRM के बारे में, ये सब हम पढ़ते रहते हैं। रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी बढ़ गया है क्योंकि MNC जो है वो ट्रांसफर करती है प्रोडक्शन के एडवांसमेंट को, एंड जो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है वो भी ग्लोबली काम कर रहा है। ई कॉमर्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया है, जैसे रोबोटिक आप देख रहे हो, बिजनेस अडॉप्ट ऑटोमेशन, कि बिजनेस भी अब ये चाहता है कि ऑटोमेशन हो, रोबोटिक चीजों पे हम ज्यादा जा रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम वर्ल्ड वाइड, ये सब है। मेथड की बात करूँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो लाइसेंसिंग जो है वन कंपनी परमिट जो होती है अनदर टू यूज इट्स टेक्नोलॉजी फॉर पेमेंट, कि भाई टेक्नोलॉजी स्किल लेगी तो पेमेंट करना पड़ेगा। जॉइंट वेंचर में दो कंपनीज कॉर्पोरेट कर रही हैं और अपनी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेस को, संसाधन को, टेक्नोलॉजी को शेयर कर रही हैं। ठीक है, पैसा तो मिल रहा है लेकिन नॉलेज भी तो मिल रही है, पैसा देना पड़ रहा है तो नॉलेज भी मिल रही है, उससे हमारे को बेनिफिट हो रहा है। FDI है, फ्रेंचाइजिंग सिस्टम मॉडल आप देख रहे हो, जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सब हो गया। ये सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में पढ़ लेना, ज्यादा नहीं पढ़ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं ऑलरेडी आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के फीचर्स भी शायद आई थिंक मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन करा दी थी। तो फीचर्स में भी आप वही है, डबल एंट्री सिस्टम है, ऑल ट्रांजेक्शन को कवर करता है, एंड इसमें जो कंपोनेंट आते हैं वो एक बार समझ लो बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइप और कंपोनेंट। एक होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में वो सारी चीजें आती हैं जैसे रिकॉर्ड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस, इनकम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि वो सारे चीजों का रिकॉर्ड किया जाता है जो गुड्स एंड सर्विस को लेके, इनकम को लेके, और यूनिलेटरल ट्रांसफर सारे करंट अकाउंट में आते हैं। विजिबल ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है। इनविजिबल जिसको आप नहीं देख सकते, सिर्फ सर्विस आती है क्योंकि आप इसे नहीं देख सकते, टूरिज्म सिर्फ फील कर सकते हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब आता है। कैपिटल अकाउंट में आता है रिकॉर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमारे फॉरेन की इन्वेस्टमेंट है, लोन है, ये सब कैपिटल मूवमेंट, ये सब चीजों की रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहला वही है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, डेबिट क्रेडिट मैंने ऊपर बताया था। एंड फिर आपको कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ती है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि करंट में जाएगा, कैपिटल में, रिजर्व में, वो चीज़ों को पढ़ते ही पता लग जाएगा। फिर हमें कैलकुलेशन करना होता है, यानी टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट को कंपेयर करना होता है, और उसके बाद हमारा डेफिसिट या सरप्लस निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि अगर हमारा मेथड क्या है, करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन द BOP, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है तो उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, उसके मेथड क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहले पॉइंट जो आता है शॉर्ट में बताती हूँ। देखो, हाँ, तो जो डिसइक्विलिब्रियम होता है BOP अकर व्हेन इंटरनेशनल पेमेंट एंड रिसिप्ट आर अनइक्वल, कि जब हमारी इंटरनेशनल पेमेंट और रिसिप्ट जब अनइक्वल आती हैं तो उसे हम डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं, और इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं जब दोनों बराबर आती हैं। तो मेजर मेथड क्या करेक्शन के, जिसके अंदर डिवैल्यूएशन होता है, इंपोर्ट को कंट्रोल करना होता है कि अगर हम दूसरी कंट्री पे ज्यादा डिपेंड हो गए हैं तो वो ना हो, कम इंपोर्ट करें। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होता है, यानी कि अपनी कंट्री से माल ज्यादा भेजना है और दूसरी कंट्री से माल कम मंगवाना है, तो इससे हमारा डिसइक्विलिब्रियम सही होता है। एक्सचेंज कंट्रोल को ठीक करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो हमारे बैलेंस को रिस्टोर करने में मदद कराती है, और जो करेक्टिव मेजर्स हैं जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंप्रूव होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, प्लानिंग प्रॉपर होती है, एक्सपोर्ट स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमने अभी अभी हमें बताया भी गया है कि डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करना है तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, इंपोर्ट कम करना है। ठीक है, अब आता है जो हमारी वेरियस इंटरनेट की सर्विस है जो कि रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसको आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको समझाती हूँ, वेट। हाँ, तो इंटरनेशनल सॉरी इंटरनेट की जो सर्विस होती है रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूँ तो उसमें ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है, कि यहाँ बैठे बैठे मैं अगर किसी से कनाडा में बात कर रही हूँ, मलेशिया में बात कर रही हूँ, सिंगापुर, दुबई, बाली, कहीं बात कर रही हूँ, तो यानी कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रहा है मेरा, ट्रांजेक्शन भी कर सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन सर्विस दैट हेल्प बिजनेस कंडक्ट ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटी अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, यानी इंटरनेट सर्विस जो होती है वो सपोर्ट करती है ग्लोबल कम्युनिकेशन और ट्रेड को, जैसे कि ये बिजनेस को कनेक्ट कराने में मदद करती है, जैसे कस्टमर के साथ कनेक्शन होना, सप्लायर के बीच में कनेक्शन होना।
तो भाई देखो, इंटरनेशनल बिजनेस के बहुत सारे फायदे हैं इंटरनेट की मदद के द्वारा। ग्लोबली आप कहीं भी इंटरनेट की मदद के द्वारा कहीं भी बात कर सकते हो, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है, कभी भी कर सकते हो, 24/7, एनी टाइम एनीवेयर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, ईमेल की सर्विसेज भी आपके पास अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, वेब होस्टिंग, वेबसाइट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे की सारी चीजें जो है आपको पता ही होंगी, ठीक है। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, इससे क्या होता है, प्रोडक्ट प्रमोट होता है, इंटरनेशनल कस्टमर इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐड चलाई है तो बाहर वाले लोग भी इंटरेक्ट होंगे और आपसे माल जो है वो खरीदेंगे। ऑनलाइन मार्केट प्लेस में B2B, B2C, इन सब पे काम होता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ये सारे पॉइंट्स आप बना के खुद ही लिख सकते हो। मेरिट ऑफ इंटरनेट सर्विस जो है इंटरनेशनल बिजनेस में, वही सारे पॉइंट्स हैं, ग्लोबली है, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन बेटर होता है, स्पीड बहुत फास्ट है, इंस्टेंट सर्विस मिलती है। लेकिन साथ ही साथ इसकी बुराई भी है कि साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग का रिस्क तो आपको पता रहता है, ऑनलाइन फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, इंटरनेट नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, यानी कि डिपेंडेंस है हम इंटरनेट पे, पर्सनल इंटरेक्शन में भी कमी होती है बिजनेस की डीलिंग में। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो आता है व्हाई डू फर्म बिकम ट्रांसनेशनल, ठीक है। तो टीएनसीज जो होती है वो एक ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑपरेट हो रही हैं बिजनेस एक्टिविटी इन मोर देन वन कंट्री, एक से ज्यादा कंट्रीज में जब बिजनेस चल रहा होता है तो हम उसे टीएनसीज कहते हैं, जिसमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, अदर ऑपरेशंस भी आते हैं, ठीक है। तो सेम वही पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन, टेक्नोलॉजी बड़ी है तभी वो ऐसे काम हो रहा है, डिसीजन मेक भी बहुत फास्ट होता है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, इसी से हमारे डीमेरिट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे ना कुछ बताया गया टीएनसीज के, यहाँ पे इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज के बारे में, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया जो हमारा टीएनसीज होता है उसके कुछ कंट्रोवर्सी है, जैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। टीएनसी में इन्फ्लुएंस होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, डिसीजन फॉर बिजनेस इंटरेस्ट, की बिजनेस के इंटरेस्ट को लेके उनके क्या क्या डिसीजंस रहेंगे। टीएनसी जो है एक्सप्लॉइट करती है चीप लेबर रिसोर्सेज इन पुअर कंट्री, जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं वो पुअर कंट्री से ले लिए, टीएनसी एक्सप्लॉइट भी करती है चीप लेबर को। ह्यूमन राइट वायलेट होता है यहाँ पे। सम कॉर्पोरेशन है फेस एलिगेशन रिगार्डिंग लेबर राइट, हो गया अनसेफ वर्किंग कंडीशन की, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस भी लग जाते हैं कि जो वर्किंग कंडीशन है वो सही नहीं है, लेबर राइट भी इस तरीके से जो है दिक्कतें आती हैं। ये एक कंट्रोवर्सीज है जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग कंट्रोवर्सी में आता है, कि मैनिपुलेशन होता है प्राइस बिटवीन सब्सिडीज टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, टेक्नोलॉजी कंट्रोल, प्रॉफिट में जैसे लार्ज प्रॉफिट आर ऑफ्टन ट्रांसफर्ड बैक टू द होम कंट्री इंस्टेड ऑफ बीइंग रीइन्वेस्टेड लोकली, कि जिन्होंने लगाया उनको देने के बजाय वो वापस अपनी कंट्री में बैक भेज देते हैं। तो ये सारी कुछ कंट्रोवर्सीज है जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आता है इंटरनेशनल बिजनेस, तो मैं आपको करा चुकी हूँ वैसे, तो ये वही है। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन भी इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया था आपको ऊपर। एक्सपोर्ट भी आपको करा चुकी हूँ। एक्सपोर्ट से क्या होता है, एक्सपोर्ट से लाइक एक क्वेश्चन आया है कि मेन रीजन फॉर, जैसे ग्रोथ है इन एक्सपोर्ट अर्निंग, कि अगर हम कोई माल बेच रहे हैं तो उससे अर्निंग होगी, ग्रोथ होगी, ये मैंने ऊपर पढ़ाया था ना, कि एक्सपोर्ट अर्निंग जो होती है वो ग्रो करती है, एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ाती है, प्राइस बढ़ाती है, और इस प्रकार से। तो वही है। एक्सपोर्ट सेल के ऊपर है, सेम वही क्वेश्चन है, मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन जानबूझकर डाले हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा इसलिए डाले हैं कि पेपर में इस प्रकार से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए डलवाए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। सो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाँ, तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो यही है कि हाउ डज द होम कंट्री इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन ऑफ अ फर्म, कि इसके अंदर हम लोग जो है होम कंट्री इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कि होम कंट्री इन्वायरमेंट क्या होता है। refers to the economic, legal, social, culture, technological condition
prevailing in the country where a firm originate and operate its headquarter। यानी कि जो होम कंट्री इन्वायरमेंट होते हैं, जो अपनी कंट्री का जो वातावरण होता है उसमें सारी चीजें आती है, इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, कल्चरल सॉरी, हर एक चीज आती है इसके अंदर, एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस भी आती हैं। साथ ही साथ जो होती हैं इसमें क्या होता है, फर्म जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और उनके जो हेडक्वार्टर जहाँ से उसको ऑपरेट कर रहे हैं। होम कंट्री की जो कंडीशन होती है वो शेप, मैनेजमेंट स्टाइल होती है, प्रोडक्शन सिस्टम होता है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होती है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो वातावरण होता है वो कई प्रकार का होता है। ये आपने क्लास 11th में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट करके था, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। तो वहाँ ये हम पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको फिर भी समझा रही हूँ। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी प्रोवाइड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फॉर इंटरनेशनल एक्सपेंशन, कि हमें इंटरनेशनली या इंटरनेशनल अगर एक्सपेंशन करना है, अपने काम को बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, और कैपिटल की अवेलेबिलिटी अगर होती है तो उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होता है, ग्लोबल ऑपरेशन भी सपोर्ट होते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करूँ तो उससे हमारे पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल रहते हैं, जिससे इनकरेज होती है फर्म को इन्वेस्टमेंट करने में। फर्म जो है इन्वेस्ट कर पाती है अब्रॉड कॉन्फिडेंटली, क्योंकि उसके पास जो कंडीशंस हैं, जो स्टेबिलिटी है, वो उसको कॉन्फिडेंटली तरीके से इन्वेस्ट कराती है। गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी इफेक्ट करती है इंटरनेशनल बिजनेस की एक्टिविटीज को। मतलब हर एक तरह का जो वातावरण होता है ना, वो हमारे इंटरनेशनल जो होम कंट्री इन्वायरमेंट पे प्रभाव डालती है। कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं होता उसमें, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी आता है, पॉलिटिकल भी आता है, लीगल भी आता है। लीगल में आता है जितने भी कानून है, लॉ रिलेटेड टू एक्सपोर्ट है, टैक्सेशन है, इन्वेस्टमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो कि इन्फ्लुएंस करती है फॉरेन ऑपरेशंस पे। ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल मार्केट, कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है तो उससे हम कंपटीशन से लड़ पाते हैं और अच्छे से काम को कर पाते हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, तो देखो भाई, कम्युनिकेशन बैरियर जो होता है ना, वो क्रिएट करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा तो हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड में सक्सेस ले पाते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी मस्ट मैच लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, और हमें लैंग्वेज जो है इंग्लिश जो कॉमन है जो आनी चाहिए। वैल्यू एंड एटीट्यूड हो गया हमारा, इस प्रकार से जो है इसमें चीज़ें आती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का शॉर्ट नोट भी आ जाता है, वैसे तो मैं ऊपर आप लोगों को समझा चुकी हूँ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि इंटीग्रेशन इंक्रीज होता है, इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्री थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कल्चर एक्सचेंज। मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो है वो 1991 में पॉलिसी आई थी, जो हमारी एलपीजी पिलर्स खड़े हुए थे। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ट्रेड करना। ठीक है। यानी ग्लोबली हम ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे फ्री फ्लो रहता है गुड्स का, सर्विस का, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन, हर चीज प्रमोट होती है, नेशनल इकोनॉमी भी कनेक्ट होती है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। ठीक है। और यही सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ लिखे हैं कि मल्टीनेशनल हुआ, कॉरपोरेशन, एमएनसीज आई हमारी कंट्रीज में, फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्सेज हुआ, यानी गुड, सर्विस, कैपिटल, टेक्नोलॉजी जो है मूव कर रहे थे फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर को क्रॉस करके, हम लोग जो है ग्लोबली काम कर पा रहे थे। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ फोर्सेज हैं, इम्पैक्ट हैं, कि वही है एमएनसीज का ग्रोथ, एफडीआई से हुआ है, यानी कि जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक ग्लोबली काम कर पा रहे हैं। तो वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जो मैं ऑलरेडी ऊपर समझाए भी थे, शॉर्ट में भी कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो देखो सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो जो एक्सपोर्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मस्ट कंप्लाई विद नेशनल इंटरनेशनल लॉ, यानी जो एक्सपोर्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कंप्लाई करते हैं नेशनल इंटरनेशनल कानून के साथ, दोनों के साथ करने पड़ते हैं। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी आता है, कस्टम लॉ भी आता है, फॉरेन एक्सचेंज लॉ भी आता है, शिपिंग लॉ भी आता है। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं या फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ को ही मानेंगे, उसमें हम कस्टम लॉ को भी मानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स को, लॉज को, सब मानना पड़ता है, शिपिंग लोग, क्योंकि हम ग्लोबली काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारी बॉर्डर के अंदर नहीं हो रहा, हमारी कंट्री के जो बॉर्डर लाइन है, जो कंट्री का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो हमें हर एक तरह के लॉ को जो है इंक्लूड करके चलना पड़ता है और हमें इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। लीगल कंप्लाइंस प्रोटेक्ट करता है एक्सपोर्टर को
और इंश्योर करता है एक स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड करने में, ताकि बैरियर्स ना बने। और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ जो होते हैं, अगर हमें कानून की लॉ की अच्छी नॉलेज है, जिसमें कस्टम लॉ, फॉरेन लॉ, हर एक तरह के लॉ को अगर हम अच्छे से जान लेते हैं, तो उससे रिस्क एंड डिस्प्यूट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। ठीक है, नेक्स्ट एक डिफरेंस है जो देख लेते हैं। वैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एग्रीमेंट जो हम करते हैं, जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है पार्टीज के बीच में, चाहे ए बी कह लो, राम श्याम कह लो, कोई भी पार्टीज के बीच में जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक तरीके से लीगली जो होता है इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी की बात करूँ तो मे और मे नॉट भी इन्फोर्सेबल होता है, बट यहाँ पे ऑलवेज इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ तो ही अच्छे से समझ में आएगा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो भाई, एग्रीमेंट में क्या होता है, सोशल प्रॉमिस होता है। ठीक है, एक तरीके का सोशल जो भी प्रॉमिस होता है वो बताया जाता है कि हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम ये गाड़ी देंगे या ऐसा कुछ देंगे, या फिर जो भी एग्जाम्पल हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ये एक बिजनेस का एग्रीमेंट होता है कि बनाया जाता है कि हाँ ऐसे काम करेंगे, इस तरीके से काम होगा, दो जने हैं, इतने इतने प्रॉफिट को डिसाइड करेंगे, ऐसे ऐसे, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा मल्टीलैटरलिज्म। इसमें क्या होता है, मल्टीलैटरलिज्म में क्या होता है, रेफर्स टू द कॉर्पोरेशन अमंग मल्टीपल कंट्रीज फॉर अचीविंग कॉमन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। होता क्या है कि ये जो टॉपिक है वो एक तरीके से जो है मल्टीलैटरलिज्म जो होता है वो एक तरीके से ऐसा कॉर्पोरेशन काम करता है, मल्टीपल कंट्रीज के बीच में काम करता है, जिसमें कॉमन चीज़ों को अचीव किया जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य होते हैं उन सबको पूरा किया जाता है। किसके द्वारा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा या फिर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। इसमें कलेक्टिव जो एक साथ मिलके डिसीजन मेक किया जाता है डिफरेंट नेशन के बीच में। कंट्रीज वर्क करती हैं टुगेदर ऑन ट्रेड बे, फाइनेंस, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटीज इश्यूज, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मल्टीलैटरलिज्म। तो इसके कुछ फीचर्स है। सबसे पहला तो वही है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यानी मल्टीपल कंट्रीज कॉर्पोरेट करती हैं, कॉमन गोल होते हैं सबके। ठीक है, सबके उद्देश्य लगभग सेम ही होते हैं। इक्वालिटी रहती है, मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एग्री करते हैं उस रूल्स को जो भी बनाए गए हैं, रूल बेस्ड सिस्टम चलता है, ग्लोबल ट्रेड किया जाता है। एंड इसके कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहला यही, ये क्यों किया जाता है, इसके फायदे क्या हैं, क्या इसका मकसद है। तो इंटरनेशनल ट्रेड ना इससे प्रमोट होता है, क्योंकि एकजुट मिलके सब लॉ बना रहे हैं, उसी को मान रहे हैं और अपने गोल्स को पूरा कर रहे हैं। इससे इकोनॉमिक में ग्रोथ आती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, पीसफुल कॉर्पोरेशन इनकरेज होता है अमंग कंट्रीज। जो बैरियर्स होते हैं, ट्रेड के बैरियर कम होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी एक साथ मिलके सॉल्व करी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति तो क्या ही करेगा, तो ऐसे एकजुट होके इसका समाधान किया जाता है। ठीक है, इसी से फीचर एंड डिमेरिट्स बन जाएंगे। एंड वही है, उसी के प्रकार का है ये। तो ऊपर मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था जो कि गैट का था, तो मैंने अब सोचा कि इसमें से ही करवाऊंगी, क्योंकि W2 और गैट के बीच का डिफरेंस ही आपको आना चाहिए। क्योंकि वो जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किसने किसको रिप्लेस किया या क्या था। तो डिफरेंस ही बेस्ट है, इसीलिए मैंने जो ऊपर एक एक दो क्वेश्चन छोड़े थे वो इसी की तरह ही थे, गैट को लेके था और WTO को लेके था। तो इसका बस डिफरेंस कर लो, इससे काफी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो गैट क्या है, गैट जो स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1947 में स्टैब्लिश, जबकि जो WTO है स्टैब्लिश हुआ था 1995 में। पहले गैट आया था, उसके बाद WTO आया था, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था। एंड गैट का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड होता है। ठीक है, इसका नेचर बहुत टेम्परेरी एग्रीमेंट था, तो इसका परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है। जो इंटरनेशनल की जो कंपनीज हैं वो परमानेंट जो होती हैं वो WTO के अंदर आती हैं। इसका स्कोप क्या है और इसका स्कोप क्या है देखते हैं। गैट का जो स्कोप था वो था मेनली रिलेटेड टू ट्रेड इन गुड्स, यानी कि जो गुड्स में जो ट्रेड किया जाता है उस वो आता है गैट में। जबकि यहाँ पे सर्विसेज भी आती हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी आती हैं, और गुड्स भी आते हैं। तो ये तीनों चीजें आती हैं। लीगल स्टेटस की बात करूं तो इसके अंदर कोई भी नो स्ट्रॉन्ग लीगल इन्फोर्समेंट, जबकि इसमें लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखा गया है। वीक डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, लेकिन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बाद में बनाया गया था। इसमें काफी सारी चीजें जो है वो
बनाई गई थी। मेंबरशिप इसमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन था स्टार्टिंग में, और यहाँ पे वाइडर ग्लोबल मेंबरशिप है क्योंकि ये उसके बाद आया था और काफ़ी चीज़ें इससे इनकरेज हुई थी। कवरेज की बात करूँ तो यहाँ पर जो है टैरिफ एंड ट्रेड के बैरियर्स पे फोकस किया गया था, और यहाँ पे बॉर्डर ट्रेड रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, उनको कवर करा था, इसीलिए WTO आया था। ठीक है, इसके अंदर कोई नो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर था, जबकि इसमें पूरा वेल डिफाइंड है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी से आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी WTO पे ही है। MNCs में करा चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, फॉरेन ट्रेड भी करा दिया, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं वो। सर्विसेज वाले क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में कराया है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क क्या होता है। तो एक तरीके से ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क GTPN जो होता है वो एक इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन सिस्टम है जो कि स्टैब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। एक तरीके से हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग के द्वारा एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए ये आया गया था, जिसमें इंपोर्टर एक्सपोर्टर कनेक्ट होते हैं, बैंक ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये सब ना वर्ल्ड वाइड जो है आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क, नाम से क्लियर है ग्लोबल। और ये एक नेटवर्क है जिसमें सब लोग आते हैं। बिजनेस असेस ग्लोबल मार्केट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकल हो रही है, चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऑनलाइन ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्विस मिल रही है आपको बैठे बिठाए। ग्लोबल कनेक्टिविटी है, यानी बिजनेस एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली उनके आपस में लिंक बन रहे हैं कि कोई बंदा अगर यहाँ बैठा है तो कोई एक्सपोर्टर इम्पोर्टर बाहर बैठा है, बाहर की कंट्री में बैठा है, उससे कुछ डिस्कशन करना है या नेटवर्क बनाना है, कम्युनिकेशन करना है तो कर पाते हैं। इंटरनेट की मदद के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो जाता है हमारा, और ये काफ़ी सिंप्लीफाई है। ट्रेड इंफॉर्मेशन इससे बढ़ावा मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इनकरेज होता है, ये इसके फायदे बताए मैंने आपको। ठीक है, ग्लोबली आप 24/7 कभी भी कर सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन है ये सब। नेक्स्ट आता है IDI। IDA क्या है, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, वो एक तरीके की ऐसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक पार्ट भी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, जो कि प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, कंसेशनल लोन्स देती है उन लोगों को जो गरीब हैं, या फिर डेवलपिंग कंट्री फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर कोई भी इकोनॉमी डेवलप नहीं है तो उसको डेवलप करने में मदद कराती है। ये जो हमारा IDA है वो स्टैब्लिश हुआ था 1960 में। इसका जो इसका हेड क्वार्टर है वह वॉशिंगटन DC में। ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन यहाँ से घुमा के भी पूछा जा सकता है कि IDI सपोर्ट पावर्टी रिडक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो समझ लेना IDI को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बेसिकली ये ना पावर्टी को, गरीबी को कम कराने में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराने में मदद कराती है IDI। IDI के ना कुछ फीचर्स हैं जैसे कि कंसेशनल असिस्टेंट, यानी कि लो इंटरेस्ट पे, ब्याज पे लोन प्रोवाइड करना, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करना जो लोग गरीब है या जिनको अपनी इकोनॉमी में डेवलपमेंट चाहिए, तो ये मदद करती है। डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट, यानी कि ऐसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे ये मदद करती है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में फोकस करती है, जैसे फाइनेंशियल लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, सब चीज़ों के लिए ये जो है मदद करने को तैयार रहती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, शॉर्ट में बता दूँ, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग एक तरीके का प्राइसिंग है बिटवीन सब्सिडरी ऑफ द सेम MNC। सेम MNC के अंदर जो सब्सिडरीज प्रोवाइड की जाती है वो ट्रांसफर प्राइसिंग है। इससे टैक्सेशन, प्रॉफिट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब इफेक्ट होते हैं, और जो इनप्रॉपर ट्रांसफर प्राइसिंग होती है उसकी वजह से हमारे टैक्स के डिस्प्यूट्स एंड लीगल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ऊपर आपको कराया था। एक आता है आपका IPR। ठीक है, IPR क्या होता है। IPR एक तरीके का आपका जो प्रोटेक्ट करता है इन्वेंशंस को, ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को, इनोवेशन को, कि कोई इनोवेशन कर रहा है या किसी के पास कोई कॉपीराइट है, TM है, ट्रेडमार्क है, तो IPR उसको प्रोटेक्ट करता है।
इट इनकरेज क्रिएटिविटी, ये आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ाता है, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट मेजर फॉर्म है आईपीआर के, ये आपसे पूछा जा सकता है। और एक तरीके से स्टिक आईपीआर रूल्स जो है वो क्रिएट चैलेंज करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि अगर ट्रेडमार्क और ये जो कॉपीराइट है अगर इनमें अच्छे रूल्स नहीं होंगे या फिर एक तरीके से स्टिक आईपीआर रूल्स नहीं होंगे तो कोई भी नाम चुरा के अपना रख लेगा, ये इस प्रकार से जो चीजें हैं चलती रहेंगी। डिफरेंस आता है ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। तो यहाँ पर जो ट्रेड क्रिएशन है नाम से क्लियर है, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्टली डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत कॉस्टली है उसको हटा देता है। चीपर इंपोर्ट फ्रॉम मेंबर कंट्री, यानी कि जो सस्ते इंपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम द मेंबर कंट्री वो सब आते हैं, जिसमें जिसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ता है, रिसोर्स एलोकेशन इंप्रूव होती है, ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड भी इससे बढ़ता है, लोअर कॉस्ट इंपोर्ट इंक्रीज होता है। जबकि मैं बात करूँ ट्रेड डाइवर्जन की, तो इसमें क्या होता है, शिफ्ट ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम एफिशिएंट नॉन मेंबर कंट्री टू लेस एफिशिएंट मेंबर कंट्रीज। इससे क्या होता है कि हम जो है शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम कहाँ से कहाँ, नॉन मेंबर कंट्रीज पे। में रिड्यूस इकोनॉमिक वेलफेयर, एक तरीके से हमारा जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो भी घट रहा है, ग्लोबल एफिशिएंसी भी घट रही है। इंपोर्ट में बिकॉम रिलेटिवली एक्सपेंसिव, जो हमारा इंपोर्ट है वो काफी महंगा पड़ रहा है, एंड हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहे हैं रिलीजन इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है सब्सिडीज के ऊपर। सब्सिडीज जो है डोमेस्टिक और एक एक्सपोर्ट होती है। डोमेस्टिक मतलब रिलेटेड टू डोमेस्टिक मार्केट है और ये इंटरनेशनल मार्केट है, बाकी सब समझ जाओगे आप। इसमें आता है असिस्टेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आते हैं, इसमें आता है स्पेसिफिकली फॉर एक्सपोर्टर, ये एक्सपोर्टर के लिए होता है, नाम से क्लियर है एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट्स के लिए है ये। और ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए है, ये सपोर्ट करता है लोकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज को, जबकि ये एक्सपोर्ट के जो कंपटीशन चल रहा है उसको बढ़ाता है। और ये होता है जैसे कि फर्टिलाइजर की कोई सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है, वो डोमेस्टिक में आती है, लेकिन एक्सपोर्ट में वो आता है कैश इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर के लिए जो कैश इंसेंटिव होता है वो सब आता है एक्सपोर्ट के अंदर, क्योंकि यही सब इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आता है मॉनेटरी यूनियन एंड पॉलिटिकल यूनियन। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर जो मॉनेटरी यूनियन होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम एंड करेंसी, और ये बात करता है पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस की, क्योंकि ये पॉलिटिकल है तो इसमें पॉलिटिकल सिस्टम आएगा, मॉनेटरी में मॉनेटरी सिस्टम को इंटीग्रेट करेगा। और एग्जाम्पल समझो तो और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे यहाँ कॉमन करेंसी अरेंजमेंट, जो छोटी मोटी करेंसी जो कॉमन होती है वो अरेंज करना मॉनेटरी यूनियन है। और जो पॉलिटिकल आता है उसमें आता है पॉलिटिकल अलायंसेस जो होते हैं, फेडरेशन होता है, वो सब आता है। कॉमन करेंसी आ गया इसमें, इसमें कॉमन पॉलिटिकल आता है, इसमें पार्शियल लॉस होता है मॉनेटरी इंटरडिपेंडेंस का, जबकि इसमें ग्रेटर लॉस होता है, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो का इन्वायरमेंट का डिफरेंस समझो। देखो, माइक्रो का मतलब है छोटा लेवल यानी कि इंटरनल लेवल, मैक्रो मतलब एक्सटर्नल, माइक्रो मतलब इंटरनल। ये लिखा है इंटरनल एंड इमीडिएट एक्सटर्नल फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, और मैक्रो जो एक्सटर्नल भारी वाले जो फैक्टर होते हैं जो हमारे पूरे इंटायर इकोनॉमी इंडस्ट्री को इफेक्ट डालते हैं, वो मैक्रो है। मैक्रो से आप बड़ा याद रखें, माइक्रो छोटा होता है। तो माइक्रो के अंदर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है बिजनेस ऑपरेशन को, बट ये इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। अब इसके स्कोप की बात मैं करूं तो यहाँ पे ये नैरो स्कोप है, ये वाइड है। फर्म में हैव सम कंट्रोल, इसमें कुछ कंट्रोल होता है, इसमें लिटिल या कोई भी कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है। कंपोनेंट समझ लो तो सब समझ आएगा, जैसे कस्टमर है, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, ये सब माइक्रो में आते हैं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, जिसमें आपका कोई भी ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, वो सब बाहरी है यानी मैक्रो है, ठीक है, इस प्रकार से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड का। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वही वही आप लोगों को करा रही हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, देखते हैं और कितने क्वेश्चंस हैं, एक मिनट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड जो है उसमें क्या आता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड एक्सप्लेन करता है इंटरनेशनल ट्रेड को ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर इकोनॉमिक ऑफ स्केल, टेक्नोलॉजी, मार्केट imperfections, कंज्यूमर डिमांड रेदर देन एनी ओनली कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस। यानी कि एक तरीके से ये एक्सटेंशन है, इम्प्रूवमेंट है ओवर
क्लासिकल ट्रेड थ्योरी को लेके, और ये एक तरीके से एक्सप्लेन करता है व्हाई कंट्री ट्रेड इवन व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट आर सिमिलर, कि अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट सिमिलर आ रही है तो भी कंट्री जो है वो ट्रेड क्यों कर रही है। ये थ्योरी फोकस कराती है मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड ग्लोबल ट्रेड कंडीशन पे, ठीक है। और मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड के फीचर्स क्या है, तो देखो भाई, सबसे पहले जो ट्रेड होता है वो किस पे डिपेंड होता है, आपको पता है ट्रेड ऐसे नहीं होता, क्या क्या चीजें चाहिए, लेबर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लैंड, टेक्नोलॉजी, सब कुछ चाहिए होता है। तो इन सब चीजों पे निर्भर करती है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल में आता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो होता है वो रिड्यूस करता है एवरेज कॉस्ट को और कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट जो है कंट्री ट्रेड सिमिलर बट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, कंट्री ट्रेड तो कर रही है सेम बट प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न हमें पता लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेबर अबंडेंट कंट्रीज एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स, ठीक है। तो हमें ये पता करना पड़ता है कि ये जो गुड्स बन रहे हैं वो किसके बिहाफ पे बन रहे हैं, मतलब इसमें लेबर ज्यादा लगी है या टेक्नोलॉजी ज्यादा लगी है, मतलब लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। इस प्रकार से पीएलसी मैंने आपको वैसे करा रखा है। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, तो देखो टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर जो बताया गया वो है टैक्स इम्पोज ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, और नॉन टैक्स बैरियर्स में आता है नॉन टैक्स रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, की जो ट्रेड किया जा रहा है वो नॉन टैक्स रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और यहाँ पर जो है टैक्स इम्पोज किया जाता है चाहे एक्सपोर्ट चाहे इम्पोर्ट, तो वो टैरिफ बैरियर्स है। इसमें आता है फिजिकल मेजर होता है, इसके अंदर रेगुलेटरी मेजर्स होता है, इसमें इम्पैक्ट ऑन प्राइस, प्राइस का क्या प्रभाव पड़ता है टैरिफ बैरियर्स पे, तो यानी डायरेक्टली इंक्रीज प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, जो भी इम्पोर्ट गुड्स है उनके प्राइसेस डायरेक्टली बढ़ जाते हैं, और जबकि यहाँ पे कंडीशन ऑफ ट्रेड या क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट होती है। यहाँ पे जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यू से, गवर्नमेंट का पैसा जनरेट होता है टैरिफ बैरियर से, क्योंकि उसने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे टैक्स लगाया। और यहाँ पे क्या होता है, यूजली डज नॉट जनरेट डायरेक्ट रेवेन्यू, इसमें डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे नॉन टैक्स रिस्ट्रिक्शन होती है ट्रेड के ऊपर, ठीक है। ये काफी ट्रांसपेरेंट और मेजरेबल है, साफ दिखता है, ये लेस ट्रांसपेरेंट है और डिफिकल्ट टू मेजर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। आईएमएफ वाला लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। वेट, हम्म तो ये जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, शायद मैं ये आपको करा चुकी हूँ, वैसे ही वही क्वेश्चन है आईएमएफ वाला, कि इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, ये तो मैंने करा दिया आपको। सो ये मैंने करा दिया था, तो ये था पूरा का पूरा वन शॉट जो मैंने आपको कंप्लीट कराया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। सो दो चार क्वेश्चन छोड़े हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने, क्योंकि ये पूरी बुक ही थी एक तरीके से, बुक में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वही वही मैंने आपको करवा दिए। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।